हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल नेशनल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करेंगे जिस टॉपिक के ऊपर, वो क्लास 11th का एक टॉपिक है और चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशंस। ये एक बेसिक चैप्टर है और बेहद 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 आसान है। इस वीडियो में मैं क्या कवर करूंगा? इस वीडियो में मैं कवर करूंगा अकाउंटिंग इक्वेशन से लेकर सारी बेसिक इंफॉर्मेशन, ताकि आपको ये चैप्टर स्टार्टिंग से बड़े अच्छे से समझ में आ पाए। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे बच्चों हमारा आज का वीडियो। और चैप्टर का नाम मैंने आप लोगों को क्या बताया मेरे बच्चों? चैप्टर का नाम बताया अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत बहुत आसान सा चैप्टर है मेरे बच्चों। और उस चैप्टर को समझने से पहले हमें बिजनेस की यानी एक फर्म की बैलेंस शीट को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें बैलेंस शीट समझ में आ गई तो हमें सारे कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर मुझे बैलेंस शीट भी समझ में नहीं आती है तो सर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन को ठीक से कभी भी नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने से पहले बैलेंस शीट को जरूर समझ लीजिए। और अब आपके सामने मैं जो फॉर्मेट बनाने जा रहा हूं वो बनाने जा रहा हूं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो ये हमारी बैलेंस शीट है बच्चों। एक तरफ आती है लायबिलिटीज, अमाउंट, और एक तरफ आती है असेट्स और अमाउंट। ये मेरा बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है। लायबिलिटीज क्या होती हैं और एसेट्स क्या होती हैं? तो मेरे बच्चों, इसके लिए हमने चैप्टर 2 में बात करी थी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की। इन शॉर्ट में आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। लायबिलिटीज का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। क्या मतलब होता है मेरे बच्चों? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, यानी जो भी पैसे बिजनेस को दो लोगों को चुकाने हैं। एक तो मेरे बच्चे ओनर को वापस करने, जिसे हम कैपिटल और रिटेन अर्निंग भी कहते हैं, और एक और पैसे जो बिजनेस को बाहर वालों को चुकाने हैं, जिसमें बैंक लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह वगैरह चीजें आ जाती हैं। और एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। क्या मतलब होता है मेरे बच्चों? प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। तो जल्दी से बता दीजिए सर क्या करना है इस बैलेंस शीट में। तो मेरे बच्चों, जरा आराम से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। पहली बात, मैं अगर आपसे बात करता हूं कि ये बैलेंस शीट क्या होती है, देखो मेरे बच्चे, मुझे बिजनेस शुरू करना है और बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे बिजनेस में कुछ कैपिटल यानी कुछ पूंजी लगानी पड़ेगी। तो कैपिटल जब मैं लगाऊंगा तो मैं बिजनेस में कैश को इन्वॉल्व करूंगा, कैश तो रखूंगा ही, तभी तो कैपिटल बनेगी। तो मेरे बच्चे, मैंने कैश इन्वेस्ट करा 5 या 10 लाख रुपए और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा। तो देखो बेटा, हर ट्रांजैक्शन का कम से कम 2 जगह पर फर्क पड़ता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा है, 2 जगह पर फर्क जरूर पड़ेगा और अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज बढ़ेगी और कोई चीज कम होगी। तो मेरे बच्चे, क्या कह रहा हूं मैं कि जब मैंने 10 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट करा तो मेरी एसेट यानी कैश कितने रुपए बढ़ गया मेरे बच्चों? 10 लाख रुपए बढ़ गया। और मेरी कैपिटल भी फर्क पड़ा और मेरी कैपिटल कितनी बढ़ गई? 10 लाख। सर ऐसा हुआ क्यों? मेरे बच्चों, ऐसा इसलिए हुआ कि जब मैंने बिजनेस में कैपिटल लगाई तो बिजनेस में कैश लगाया। कैश मेरी प्रॉपर्टी हो गई तो मैंने उसे प्रॉपर्टी यानी एसेट में लिख दिया। और जब मैंने बिजनेस में पैसे लगाए तो मैंने बिजनेस से एक प्रॉमिस करवाया कि वो मेरे पैसे मुझे वापस करेगी। इसे इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं बिजनेस की। हम अकाउंट्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो कैपिटल मेरे लिए क्या है मेरे बच्चों? लायबिलिटी होती है। क्या आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया? अब मेरे बच्चों, बिजनेस को चलाने के लिए और एसेट्स की भी जरूरत पड़ेगी। एसेट्स में अगर मैं आपसे बात करूं तो सपोज करिए मैंने 2 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी। कितने रुपए की खरीदी बच्चों?
2 लाख रुपए। तो मैंने मशीनरी अगर 2 लाख की खरीदी तो बच्चों मेरा कैश बढ़ा या कम हुआ? मशीनरी तो आ गई 2 लाख रुपए, और अगर मैंने कैश में खरीदी है तो मेरा कैश कम हो गया, यानी मेरे बच्चों अब मेरा जो कैश रह गया वो कितना रह गया? 8 लाख रुपए। 10 लाख नहीं रहा, अब रह गया कैश 8 लाख रुपए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मुझे क्या करना है मेरे बच्चों? और मशीन्स यानी और एसेट्स की जरूरत पड़ रही है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक लैंड खरीदी 5 लाख रुपए की, तो मेरी लैंड बढ़ गई और मेरा कैश कितना रह गया मेरे बच्चों? 8 लाख था पहले, 5 लाख की जमीन खरीदी तो कैश चला गया, और अब मेरे पास जो मेरा लैंड रह गया, वो कैश रह गया सॉरी, वो 3 लाख रुपए का रह गया। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? हर ट्रांजैक्शन का 2 जगह पर फर्क जरूर डाल रहा हूं मैं, ये बातें बहुत क्लियरली आप समझ लीजिए। अब मेरे बच्चों बिजनेस में मुझे चाहिए स्टॉक, गुड्स, बेचने के लिए मुझे गुड्स चाहिए, और जब भी मैं गुड्स को अपने पास रखता हूं, बिके नहीं है, तो उसको मैं बोलता हूं स्टॉक। और मैंने मान लीजिए 4 लाख रुपए का स्टॉक उधार पर खरीदा। कितने रुपए का खरीदा? 4 लाख रुपए का स्टॉक मैंने उधार पर खरीदा। तो मेरे बच्चों मेरा स्टॉक अगर मैं बात करूं तो वो 4 लाख रुपए का हो गया। उधार पर खरीदा तो सर जिनको पेमेंट करना है ना, उनका नाम होता है क्रेडिटर। क्या नाम होता है बच्चों? क्रेडिटर। 4 लाख रुपए, तो मेरी एक तो लायबिलिटी बढ़ गई, मुझे उनको पेमेंट करना है, और उधार पर खरीदा है, एसेट तो आ ही गई है, स्टॉक 4 लाख रुपए का हो गया। अब मेरे बच्चों बिल्डिंग चलाने, बिजनेस चलाने के लिए एक बिल्डिंग की भी जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? बिल्डिंग की। और बिल्डिंग आ रही है, सस्ती मद्दी तो आती नहीं है बच्चों। मान लो बिल्डिंग आ रही है 6 लाख रुपए की, आपके पास पैसा तो है नहीं, तो बिल्डिंग क्या ले पाओगे? अरे क्यों नहीं ले पाओगे? तो बिल्डिंग जरूर ले लेना। आप बैंक से जाकर क्या ले लेना मेरे बच्चों? लोन ले लेना। तो अब आप यहां पर देखिए, एक लायबिलिटी साइड में बैंक लोन आ गया, कितने रुपए का? 6 लाख रुपए का। अब जब मैं इसकी टोटलिंग करूंगा तो आप एक जादू देखेंगे कि जो लायबिलिटी का टोटल है 10 + 4 + 6 यानी 20 लाख, वही एसेट का भी टोटल आएगा यानी 20 लाख। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ? अगर बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि why the liabilities are always equal to asset। अगर आप नहीं बता पा रहे हो, जो बच्चे नहीं बता पा रहे हैं, उनके लिए मैं बता देता हूं मेरे बच्चों। बड़ा इजी सी टॉपिक है और यही अकाउंटिंग इक्वेशन है। ये कहता है कि हमारे पास जो भी एसेट्स है ना, ये जो भी एसेट्स आई हैं, ये 2 रीजन से आई हैं। These are for 2 reason। Number 1, either I have invested owner capital, यानी ये ओनर ने खुद से पैसा लगाया है, इंटरनल लायबिलिटी जनरेट करी है, या I have incurred some external liability as well। कौन सी लायबिलिटी मेरे बच्चों? एक्सटर्नल। तो जो भी एसेट्स मेरे बिजनेस में आती हैं वो 2 रीजंस की वजह से आती हैं। नंबर 1, either it will be resulting in internal liability, number 2 यानी that is capital, and number 2 either it will be a result of क्या मेरे बच्चों? external liability यानी कि apart from capital, इनकी वजह से ये एसेट्स आई हैं। तो अब अगर मैं इसे एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि जो भी मेरी एसेट्स होती हैं वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल के क्या होती है मेरे बच्चों? बराबर होती है। तो एक इक्वेशन जरूर फॉर्म कर लीजिए, अपनी कॉपीज में लिख लीजिए। एसेट्स का टोटल हमेशा लायबिलिटी का मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होता है। ये क्यों होता है? आई होप आपको ये पिक्चर समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसे कॉपी करिए, नोट डाउन करिए फटाफट से। हाँ जी बच्चों, तो अब इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करने के लिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अकाउंटिंग इक्वेशन को हम कैसे अपने एग्जाम में सॉल्व करेंगे, उसके लिए मैंने एक इमेजिनरी क्वेश्चन लिया है
और मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप इसके सारे न्यूमेरिकल करना भी सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो इसको शुरू करने से पहले आपको मेरी दो बातों पे बहुत फोकस रखना है। मैं आपसे बस इतना पूछूंगा कि अगर बिजनेस रोएगा या बिजनेस हंसेगा, तो मेरे बच्चों अगर आप ये कहोगे कि बिजनेस रोएगा तो मैं कैपिटल को कम कर दूंगा, और अगर मैं पूछूंगा कि बिजनेस हंसेगा, अगर आप कहते हो हाँ सर, तो मैं कैपिटल को क्या कर दूंगा मेरे बच्चे, इंक्रीज कर दूंगा। तो बिजनेस रोएगा तो कैपिटल कम होगी, बिजनेस हंसेगा तो कैपिटल बढ़ेगी। सर ये कब रोता है और कब हंसता है? बेटा इनकम और प्रॉफिट में बिजनेस हंसता है, और लॉस और एक्सपेंसेस में या जो भी हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें बिजनेस क्या करता है बेटा, रोता है। अब फॉर्मेट मैंने आपके सामने रेडी कर रखा है, आप भी इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और एक कॉपी जरूर ले लीजिए, फटाफट से लिखना भी शुरू करिएगा। देखिए एक कॉलम मैंने आपको बिल्कुल एक्सट्रीम में दिया है आपके राइट साइड में, तो वो दिया हुआ है सीरियल नंबर का कॉलम। कौन सा कॉलम है मेरे बच्चों, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर जो होता है मेरे लाल, वो छोटा सा एक कॉलम है, उसमें आपको बस 1 2 3 4 5 6 तो सिर्फ इतनी ही जगह छोड़ दीजिए कि आप नंबर लिख पाए इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सेकंड कॉलम जो मैंने बनाया है वो बनाया है ट्रांजैक्शंस का। ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, ये क्वेश्चंस है बेटा, जो क्वेश्चन में लिखा होगा वो मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, और फिर मैंने अपनी इक्वेशन जो अभी हमने पढ़ी थी, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस क्या बेटा, कैपिटल, हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक लाइन ऊपर छोड़ दी है, उसमें जैसे जैसे जो जो मेरी एसेट्स या लायबिलिटी आती जाएंगी मैं कॉलम्स ऐड करता जाऊंगा, वो मैंने छोड़ दिया है। तो चलिए मेरे बच्चों जल्दी से शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, और उस टॉपिक में पहला क्वेश्चन लिखा है, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे मैं पढ़ के भी बता रहा हूं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000 एंड गुड्स 25,000। मैंने अपना बिजनेस शुरू करा कैश और गुड्स दो चीजों से। तो मेरे बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी मैं बिजनेस शुरू करता हूं तो जो जो एसेट मैं बिजनेस में लाया पहले उनके नाम लिख लेते हैं ऊपर। मैं लाया एक तो कैश और एक लाए सर गुड्स। बेटा गुड्स तो हम कुछ नहीं कहते, हाँ सर, तो गुड्स को हम लिख देंगे स्टॉक। क्या कहेंगे बेटा, स्टॉक। तो मैं कैश कितना लाया, मैं कैश लेकर आया 75,000 रुपीस का, और मैं स्टॉक कितना लेकर आया 25,000 रुपीस का। कैश कितना लाया मेरे बच्चों 75,000, स्टॉक कितना लाया 25,000। और जब मैंने पहली बार बिजनेस शुरू करा तो जितने भी पैसे मैंने बिजनेस में लगाए या कोई भी और एसेट लगाई, उन सबको ऐड कर कर मैं किसमें जोड़ दूंगा मेरे बच्चों, कैपिटल में। लायबिलिटी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हाँ इंटरनल लायबिलिटी बढ़ी जिसको आपने नाम दिया कैपिटल, और ये मेरे 1 लाख रुपए बढ़े। जैसे ही मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा मैं एक लाइन खींचूंगा मेरे बच्चों, और मैं लिखूंगा न्यू इक्वेशन। क्या लिखूंगा बेटा, न्यू इक्वेशन। और न्यू इक्वेशन में आपको कुछ नहीं करना है, बस ये टोटल लगा देना है। टोटल आ रहा है 75,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख। और चेक करते रहिए कि आपका ये टोटल टैली भी होता रहे। क्या होता रहे मेरे बच्चों, टैली भी होता रहे। ये एसेट का टोटल आपकी लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर रहे। दूसरा, मैंने रेंट पे करा, तो मेरे बच्चों अगर मैंने रेंट पे करा तो बिजनेस में गाना बजेगा। हम अकाउंट्स करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। गाना बजेगा, सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं। ये गाना क्यों बज रहा है मेरे बच्चों, क्योंकि बिजनेस का हुआ खर्चा, और वो खर्चा जब वो रेंट देगा तो किस फॉर्म में देगा, कैश में देगा। तो बेटा मेरे वो कैश पे कर रहा है 2000, और अकाउंट्स में जब भी हम माइनस कर रहे हैं बेटा इस चैप्टर में, तो मैं माइनस का साइन नहीं लगाऊंगा, मैं ब्रैकेट में लिखूंगा दैट इंडिकेट्स दैट वी आर डिडक्टिंग समथिंग। तो 2000 रुपए मेरा रेंट कम हुआ, और मेरे बच्चों नुकसान हुआ आपने अभी कहा, तो मेरी कैपिटल भी कितने से कम हो गई, 2000 रुपए से कम हो गई। अब मेरा फिर से एक क्वेश्चन खत्म हुआ सर, मुझे फिर से क्या एक लाइन खींचनी पड़ेगी, हाँ बेटा फिर से खींचनी पड़ेगी, और फिर हम लिखेंगे दोबारा से अपनी नई इक्वेशन। क्या लिखेंगे मेरे बच्चों,
न्यू इक्वेशन, और ये आएगी 73,000 माइनस कर दिया है प्लस 25,000, ये 0 25 प्लस 0 25 हो गया, इज इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख माइनस 2, कितना हो गया बच्चों 98,000। चेक करते रहिए, इधर का टोटल भी 98 आ रहा है और इधर का भी 98 आ रहा है, मतलब मैंने क्वेश्चन सही करे। अब तीसरा क्वेश्चन, मैंने गुड्स खरीदे, और बच्चे मैंने गुड्स खरीदे कैश पर 30 के और क्रेडिट पर कितने के 44 के। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, मैंने कैश पर खरीदे 30 के और क्रेडिट पर खरीदे 44,000 के, तो टोटल मिलाकर मैंने स्टॉक कितने का खरीदा। सर टोटल मिलाकर तो 30 और 44 ऐड कर ले क्या? हाँ बेटा बिल्कुल, तो मैंने टोटल मिलाकर 74 का स्टॉक खरीदा। मेरा कैश कम हुआ क्योंकि मैंने कैश भी पे करा है 30,000, और उधार पर जब मैंने खरीदा किसी से तो मुझे उनको पेमेंट करना है, वो मेरे लिए लायबिलिटी है। और जब भी मैं गुड्स उधार पर खरीदता हूं तो जिसका भी मुझे पेमेंट करना है उसका नाम मैं कहता हूं क्रेडिटर्स। क्या कहते हैं बेटा उसको? क्रेडिटर्स। लायबिलिटी साइड में कॉलम बना दिया मैंने क्रेडिटर्स का, और पहले तो क्रेडिटर्स 0 थे, अब 44,000 से क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, बाकी किसी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सर क्वेश्चन खत्म हुआ, एक लाइन और खींचनी है और मुझे फिर से लिखना है न्यू इक्वेशन। क्या लिखना है बेटा? न्यू इक्वेशन। तो चलिए टोटलिंग करते हैं। 73,000 में से 30,000 अगर मैं माइनस कर दूं तो ये आएगा बच्चे 43,000। 25 में जब मैं 74 ऐड कर दूं तो ये आएगा मेरे बच्चे 99,000 इज इक्वल टू 44,000 और 98,000। आप देख सकते हैं दोनों का टोटल बार बार टैली होगा, इस पे फोकस जरूर रखना कि दोनों का टोटल बार बार टैली होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। 50,000 रुपए की कॉस्ट थी, इसको मैंने 25% प्रॉफिट पर बेचा और इतने रुपए 27,500 मैंने कैश में ले लिए। सर कुछ भी समझ में नहीं आया। बेटा नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक डायग्राम तो बना सकते हैं ना, बाद में मिटा देंगे, वर्किंग नोट है। मैं पूछ रहा हूं कॉस्ट कितने की थी, आंसर देते रहिए। 50,000 की थी। मैं कह रहा हूं आपको प्रॉफिट कितना हुआ इस कॉस्ट पर, 50,000 का कितना परसेंट प्रॉफिट जोड़ लूं? 25%, ये हो गया 12,500, तो टोटल वैल्यू हो गई 62,500, जिसमें से आपको कैश कितना मिल गया? 27,500 आपको कैश मिल गया ना, लिखा हुआ है कि कैश मिल गया। तो उधार पर कितना बेचा? 27,500 में 62,500 में से माइनस कर दूं तो उधार पर मैंने बेचा 35,000 का। ठीक है मेरे बच्चे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा स्टॉक कितने का गया, तो आप बोलोगे सर स्टॉक कितने का गया? स्टॉक गया मेरे बच्चे आपका 50,000 रुपए का, ये स्टॉक गया कॉस्ट। मैंने आपसे पूछा बिजनेस डांस करेगा या रोएगा, आप कह रहे हो सर डांस करेगा। 12,500 बिजनेस का प्रॉफिट है, डांस करा देते हैं इसको बेटा। अब मैंने आपसे पूछा पैसा आएगा या जाएगा? पैसा आएगा, आपने बेचा है तो कितना पैसा आएगा? 27,500। और अगर आपने उधार पर बेचा तो आपको पैसे लेने हैं, वो आपकी एसेट है, और जिससे आपको पैसे लेने हैं वो आपका हो गया डेटर। क्या हो गया मेरे बच्चों? डेटर। पहले तो 0 था और डेटर बढ़ गया 35,000 से। अब आप क्रेडिटर की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप क्या करेंगे? फिर से एक लाइन खींचेंगे, क्वेश्चन खत्म हुआ है, और फिर से आप नीचे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। क्या लिखेंगे बच्चों? न्यू इक्वेशन। आइए निकालते हैं। 43,000 में 27,500 जोड़ा तो हमारी वैल्यू आई 70,500। 99 में आपने 50,000 माइनस करा तो आपकी वैल्यू आई 49,000। ये आई आपकी 35,000।
ये 44 ही रहने देते हैं, और 98 में अगर आप 12,500 जोड़ें तो आपकी वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 1,10,500। अब टोटल एक बार टैली कर लेते हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। 7,500 प्लस 49,000 प्लस 35,000, ये टोटल आ रहा है मेरा 1,54,500। इधर का भी यही आना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं। 44,000 प्लस 1,110 500, 1,54,500, यानी मेरा क्वेश्चन अभी तक सही है। तो ये डायग्राम बना लेना, अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है तो आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद मेरे बच्चों इसको मैं मिटा देता हूं, डायग्राम की अब कोई जरूरत नहीं है। परचेज अ मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, भाई बिजनेस चला रहे, बिजनेस के लिए अकाउंट्स करनी है, आप पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल खरीद रहे हो। गाना कौन सा बजेगा? सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं। मोटरसाइकिल खरीदी, पैसा तो गया, कितने रुपए गए बेटा? 20,000 गए। स्टॉक पर कोई फर्क नहीं पड़ा, डेटर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्रेडिटर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बिजनेस रोएगा। मोटरसाइकिल नहीं आई है, वो पर्सनल घर पे गई, तो पर्सनल यूज के लिए खरीदा है। तो आपकी कैपिटल कम हुई 20,000 से, और जैसे ही आपका आखिरी क्वेश्चन खत्म होगा, आप एक लाइन खींचेंगे और लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? फाइनल इक्वेशन। तो अब आप एक बार फाइनल इक्वेशन देख लीजिए। 7,500 माइनस 20,000, ये हो गया मेरे बच्चों 50,500 प्लस 49,000 प्लस 35,000 इज इक्वल टू 44,000 प्लस 110,500 माइनस 20,000, ये हो गया बेटा 90,500। और ये मेरा आंसर है, ये फाइनल इक्वेशन है बच्चों। इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को करना है। हर क्वेश्चन के बाद आपको एक लाइन खींचनी है, और क्या निकालना है मेरे बच्चों? आपको निकालना है न्यू इक्वेशन। क्या निकालना है? न्यू इक्वेशन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मेरे बच्चों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और भी हैं, जैसे अगर मैं कहूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा जो इसमें नहीं आया। मेरे बच्चों आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है वो खर्चा जो मुझे अभी करना है, मैंने किया नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कैश में से कभी कम नहीं होगा, पैसा तो गया ही नहीं। आप उसे लायबिलिटी साइड में एक कॉलम बना दोगे, क्रेडिटर के बगल में ही, अगर इसी क्वेश्चन में होता आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उसमें जोड़ देना आपकी लायबिलिटी है, और कैपिटल में से उसे क्या कर देना मेरे बच्चों? माइनस कर देना, क्योंकि देना तो है, नुकसान तो है, बिजनेस रोएगा, चोर वोर तो है नहीं सर। अब अगर बात करें प्रीपेड एक्सपेंस विच आर ऑलरेडी पेड इन एडवांस, अभी खर्चा नहीं है, एडवांस में पे कर दिया, तो मेरे बच्चों कैश तो कम हुआ, आप उसे कैश में से क्या करोगे? कम करोगे। और एसेट साइड में एक कॉलम बनाओगे, क्योंकि प्रीपेड आपकी एसेट होती है। यहां डेटर के बगल में एक कॉलम बन जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस, और उसमें मैं उसे क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। अब अगर मैं कहता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बिजनेस का खर्चा है और ओनर को देना है, तो मेरे बच्चे कैपिटल में ही जुड़ेगा, और कैपिटल से ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कोई फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो पर हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज के ऊपर। थैंक यू।